हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्ले विद स्टडी में फिर से स्वागत है। मेरा नाम खुशबू अस्वाल है और मैं यहाँ पे आपको रीजनिंग की पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करना सिखाती हूँ। कल हमने 4 क्वेश्चंस पजल के बनाए थे जो कलर के प्रीलिम्स लेवल के थे। आज फिर से हम 4 पजल्स बनाएंगे जो कलर के प्रीलिम्स लेवल के ही रहेंगे। मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रही हूँ। मैंने कल भी आपको बताया था, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप बिगनर्स हैं और आपने अभी अभी रीजनिंग की तैयारी शुरू की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे आपको लेके चल रही हूँ कि कैसे आपको अपनी पजल्स को नोट डाउन करना है और कहाँ से अपनी पजल्स को पकड़ना है कि पजल आपकी जल्दी से सॉल्व हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 5th क्वेश्चन। 5 स्टूडेंट्स अपेयर इन एन एग्जाम। अतुल गेट्स मोर मार्क्स देन आकाश। ठीक है, अतुल को ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं आकाश से। नोट डाउन कर लेते हैं। अतुल गेट्स मोर मार्क्स देन आकाश। देखिए मैंने यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखा है किस अतुल। ओके, मैंने यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखा है, शॉर्ट में लिखा है। आपको भी ऐसे शॉर्ट में लिखना होगा क्योंकि आपको पता है हमारे पास एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम फुल इनका नेम लगें, पूरी स्टेटमेंट अच्छे से नोट डाउन करें। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें नोट डाउन करना होता है बस। ठीक है ना, इसलिए अतुल गेट्स मोर मार्क्स देन आकाश मैंने शॉर्ट में इनके नेम लिखे हैं। अभय गेट्स मोर मार्क्स देन अजय। जो अभय है उसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं अजय से। ठीक है, अभय गेट्स मोर मार्क्स देन अजय बट लेस मार्क्स देन अनुज। बट किससे कम मार्क्स मिलते हैं अभय को? अनुज से। स्टूडेंट हु गेट सेकंड हाईएस्ट मार्क्स गेट 40 मार्क्स। स्टूडेंट जो सेकंड हाईएस्ट मार्क्स जिसे मिलते हैं उसे कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 40 मार्क्स मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स कितने यहाँ पे देखिए 5 स्टूडेंट्स हैं। तो पहले हम 5 स्टूडेंट्स यहाँ पे बना लेते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। ये फर्स्ट हाईएस्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो सेकंड हाईएस्ट को मिलते हैं 40 मार्क्स। मैंने इसके नीचे लिख दिया 40। अनुज गेट्स मोर मार्क्स देन अतुल। जो अनुज है गेट मोर मार्क्स देन अतुल, इसे अतुल से भी ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो मैं इसे नीचे नोट डाउन कर देती हूँ, अनुज गेट मोर मार्क्स देन अतुल। ठीक है। अजय डोंट गेट लोवेस्ट मार्क्स। जो अजय है उसे लोवेस्ट मार्क्स नहीं मिलेंगे, मतलब वो यहाँ पे नहीं आ सकता। तो मैं यहाँ पे अजय लिख के इसे क्रॉस कर देती हूँ। कौन है ये? अनुज। अच्छा कौन है ये? अनुज गेट अजय डोंट गेट लोवेस्ट मार्क्स। ओके हाँ, अजय है। अजय डोंट गेट लोवेस्ट मार्क्स, क्रॉस कर दिया। अतुल गेट्स मोर मार्क्स देन अजय। अतुल गेट मोर मार्क्स देन अजय। देखा, मैंने इसे यहीं पे लिख दिया। नेक्स्ट लाइन में मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इससे क्या होगा, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बार बार स्टेटमेंट को नोट डाउन नहीं करना पड़ेगा। एंड लेस मार्क्स देन अभय। जो अतुल है उसे ज़्यादा मार्क्स तो मिलते हैं अजय से, बट कम मार्क्स मिलते हैं किससे? अभय से। अभय से कम मिलते हैं। अब मैंने अपनी सारी स्टेटमेंट्स नोट डाउन कर ली है। अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। अजय यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, अब देखिए अतुल कम मार्क्स मिलते हैं अतुल को अभय से। ठीक है, कहाँ से पकड़ेंगे? देखिए अजय तो यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, अतुल, ये रहा अभय। अभय से ज़्यादा है अनुज, तो अनुज तो इससे पहले ही आएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें अतुल की, अतुल कहाँ पे आ सकता है? चेक कीजिए। अभय हमने यहाँ पे डाल दिया, अनुज यहाँ पे आ गया। अनुज को ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं किससे? अभय से। ठीक है, और अभय को, अनुज को अतुल से भी ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, तो अनुज से छोटा है अतुल। ठीक है, अनुज आ गया, अभय आ गया और अतुल भी आ गया। अतुल से कम हमारा अजय है, ये अजय भी आ गया, और अतुल से कम आकाश भी है, तो आकाश अतुल से कम है। अब देखिए 1 2 3 4 तो हमारे बैठ गए हैं,
बट अजय यहाँ पे नहीं आ सकता, तो मतलब अजय से भी एक छोटा कोई होगा। कौन है वो? अतुल से छोटा आकाश है। तो यहाँ पे सिर्फ किसकी पोजीशन बची? आकाश की। तो बस अब इसे यहाँ पे लिख लीजिए। ये रहा हमारा आकाश, अजय, अतुल, अभय एंड अनुज। ये पज़ल हमारी सॉल्व हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पज़ल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 persons S, D, F, G, H एंड J आर टेकिंग क्लासेस। 6 persons हैं ये, टेकिंग क्लासेस ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ सेम वीक। सेम वीक की डिफरेंट डेज में क्लासेस ले रहे हैं, नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, विच स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे। डे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? मंडे से स्टार्ट हो रहा है। देयर इज़ वन डे इन अ वीक व्हेन नो वन टेक्स क्लास। एक डे ऐसा है जब कोई भी क्लास नहीं लेता। तो यहाँ की तो स्टेटमेंट ऐसी सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इसको हम नोट डाउन करते हैं। मंडे से स्टार्ट है बोला था, तो हम यहाँ से नोट डाउन करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये देखिए मैंने शॉर्ट पे लिखा है, मैंने फुल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे फुल उनकी स्पेलिंग नहीं लिखी है, शॉर्ट में लिखना होता है। शॉर्ट में लिखोगे तो तभी आपका टाइम सेव रहेगा। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना होता है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले। ठीक है, ये 7 डेज़ हैं और इसमें क्या बोला? एक डे में कोई भी क्लास अटेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 4 persons आर टेकिंग क्लासेस बिटवीन F एंड G। अब देखिए यहाँ पे हमें ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि एक दिन ऐसा होगा जिसमें कोई भी क्लास अटेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है? 4 persons आर टेकिंग क्लासेस बिटवीन F एंड G। F एंड G के बीच 4 persons बोला है, मतलब 4 लोग तो इनके बीच होंगे ही होंगे F एंड G के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया। क्यों? क्योंकि 4 persons बोला है इसने। तो मेरा तरीका नोट डाउन करने का ये रहता है, क्योंकि यहाँ पे बीच में एक स्पेस खाली भी है रहेगा। तो 4 persons बोला है तो मैं डॉट से समझ जाऊँगी अपने की पर्सनस की बात हो रही है। सर क्यों? समझिए यहाँ पे एफ अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ 1 2 3 4, 4 छोड़ के मैं अगर जी को यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, वो तो ठीक है। पर्सन्स बोला है तो एक खाली स्पेस भी तो है। खाली स्पेस कहाँ जाएगा? या तो नीचे आएगा या ऊपर आएगा। पर्सन्स, इनके बीच खाली स्पेस होगा भी तो भी चलेगा, बट 4 पर्सन्स तो इनके बीच होने ही चाहिए। खाली स्पेस इसके बीच आए ना आए डजेंट मैटर, बट 4 पर्सन इनके बीच होंगे ही होंगे, इसका मतलब ये है। ठीक है, एस टेक्स क्लास बिफोर एच। कौन? एस। एस टेक्स क्लास, अच्छा एस टेक्स क्लास बिफोर एच, एच के बिफोर एस क्लास ले रहा है। ओके, एंड आफ्टर जी, एस जे के आफ्टर क्लास ले रहा है। ठीक हो गया। एज मैनी पर्सनस टेक क्लास बिटवीन एफ एंड डी। एफ और डी के बीच जितने लोग क्लास लेते हैं, एज बिटवीन एच एंड जी, एच और जी के बीच भी उतने ही लोग क्लास लेते हैं। यहाँ पे पढ़िए, एफ एंड एज मैनी पर्सनस टेक क्लास बिटवीन एफ एंड डी एज बिटवीन एच एंड जी। ठीक है, जी नीदर टेक्स क्लास ऑन मंडे नॉर ऑन ट्यूसडे। जी जो है मंडे को भी क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, और जो जी है ट्यूसडे को भी क्लास अटेंड नहीं कर रहा है। एस टेक्स क्लास जस्ट बिफोर द डे व्हेन नो वन टेक क्लास। अच्छा, एस जस्ट बिफोर क्लास अटेंड कर रहे हैं किसके? जब कोई भी क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, मतलब वो दिन क्या है? खाली है। तो मैं इसको वैकेंट प्लेस को मैं क्वेश्चन मार्क से दिखाती हूँ, ये मेरा तरीका है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से दिखाती हूँ। अब हमने स्टेटमेंट्स नोट डाउन कर लिए, सॉल्व करना शुरू करते हैं। एफ़ और जी के बीच 4 लोग हैं। अगर मैं एफ़ को यहाँ पे रखूँ, अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एफ़ को यहाँ पे रखूँ 1 2 3 4, मैंने मान लिया कि उसके बीच 4 लोग ही बैठे हैं और खाली स्पेस नहीं है, तो जी यहाँ पे आएगा। पॉसिबल है क्या? नहीं है। और फिर अदरवाइज़, और फिर कहाँ आ सकता है? अगर खाली स्पेस भी ले लूँ जी यहाँ पे आएगा। पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब हमारा एफ़ ऊपर की तरफ होने वाला है और जी कहाँ की तरफ? नीचे की तरफ होने वाला है। आया समझ में? तो एफ़ की पॉसिबिलिटीज़ चेक करें। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं तो हमें पॉसिबिलिटीज़ चेक करनी पड़ेगी। आपको पता ना मेरा कौन सा मेथड है पॉसिबिलिटीज़ चेक करने का? वर्बल मेथड, वही अप्लाई करेंगे। अगर एफ़ मैं यहाँ पे रखती हूँ 1 2 3 4,
मैंने मान लिया उसके बीच चारों लोग ही बैठे हैं, कोई खाली स्पेस नहीं है, तो जी हमारा यहाँ पे आएगा। 4 लोग बैठे हैं तो एक ब्लैंक स्पेस फिर कहाँ जाएगा, ब्लैंक स्पेस को यहीं पे जाना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क को, बट क्वेश्चन मार्क के तो जस्ट ऊपर एस है और हमारा तो यहाँ पे जी आ रहा है, जी एस की सेम पोजीशन तो हो नहीं सकती ना, तो एफ़ की पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी, कैंसिल आउट हो गई। अब हम नेक्स्ट में चेक करते हैं, एफ़ को यहाँ पे रखेंगे तो 1 2 3 4 छोड़ के जी यहीं आएगा, तो यही पॉसिबिलिटी हमारी बन रही है, तो जी यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। अब देखिए आगे और क्या कर सकते हैं हम, जे एस एच इसे रख के देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क छोड़ के एस रखूँ, क्या पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एस के नीचे तो एच है, क्वेश्चन मार्क छोड़ के एस रखूँगी तो एच कहाँ जाएगा, ठीक है, तो नहीं आ सकता। क्वेश्चन मार्क छोड़ के अगर मैं एस यहाँ पे रखती हूँ, चलो ये देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रख दिया और यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, यहाँ पे इसके ऊपर जस्ट एस रख दिया, तो एच के लिए अब यही पोजीशन बची, एच यहीं आ सकता है, तो एच को मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। एस के ऊपर जे, जे यहाँ भी आ सकता है, जे यहाँ भी आ सकता है, तो अब दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एफ और डी के बीच इतने लोग हैं, एच और जी के बीच भी उतने लोग हैं, एच और जी के बीच तो कोई नहीं है, तो एफ और डी के बीच भी कोई नहीं होगा, एफ और डी के बीच कोई नहीं होगा। अच्छा, एफ ये रहा, डी, एफ और डी के बीच कोई नहीं होगा, तो डी तो हमारा यहाँ भी आ सकता है और डी हमारा यहाँ भी आ सकता है, ठीक हो गया। एस के ऊपर जी है तो इसमें तो दो चीज़ें बन रही हैं, यहाँ पे तो डी भी आ सकता है, एस भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, एस भी आ सकता है, हाँ तो यही इसका सॉल्यूशन है फिर, यही कर सॉरी तो डी और एस की 2 पोजीशन आ रही है जो हमें क्लियर नहीं है कि कौन कहाँ पे बैठेगा, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन, क्योंकि अगर हम देखो इसके नीचे हो तो और कोई सॉल्यूशन इसका बन नहीं रहा है, कुछ और हमने छोड़ तो नहीं दिया, चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा ये जे है, सॉरी जे, डी और जे, ठीक है ओके, हाँ तो ये 2 ही बन रही हैं इसकी पॉसिबिलिटीज़। देखिए यहाँ पे इसको देख के तो ये लग रहा है कि डी और जे इनकी हमारे पास 2 सीट्स आ रही हैं, तो कुछ तो डाउट लग रहा है। देखो जब कभी आपके एग्ज़ाम में ऐसा हो तो कुछ तो डाउट लग रहा है। 1 मिनट अगर मैं एफ़ को ऊपर रख के चेक करूँ, देखिए मैंने एफ़ को ऊपर रख दिया, ठीक है, 1 2 3 4 छोड़कर जी यहाँ पे आ सकता है, जी यहाँ पे आएगा तो क्वेश्चन मार्क यहीं पे आएगा जो पॉसिबल नहीं है, तो चलो ये ले लेते हैं कि मैंने मान लिया कि जी भी जो ब्लैंक स्पेस है वो इन्हीं के बीच आ रहा है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ बनती है। फिर इसकी एक सिंगल पॉसिबिलिटी ये थी, ये इस पॉसिबिलिटी में तो हमारे क्या आ रहे हैं, ये 2 सीट्स ऐसी आ रही हैं, सेम प्लेस पे आ रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको चेक कर रही हूँ। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना, ज़रूरी नहीं कि डी और जे की यहाँ पे पोजीशन आ रही हो। अगर इस मेथड से सिंगल पोजीशन सबकी आ गई तो मतलब ये हमारा आंसर सही रहेगा, अदरवाइज इससे भी गलत आ रहा है तो डेफिनेटली फिर तो हमारा यही आंसर सही रहने वाला है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। एस क्वेश्चन मार्क के ऊपर एस है, क्वेश्चन मार्क के ऊपर एस यहाँ पे तो नहीं आ सकता, तो अगर मैं एच को यहाँ पे रख के देखूँ तो एच और जी के बीच कोई नहीं होगा, तो एफ़ और डी के बीच भी कोई नहीं होगा, तो एफ डी यहाँ पे आ जाएगा, आएगा, ठीक है। तो और क्वेश्चन मार्क के ऊपर एस आएगा, एस के ऊपर जी आएगा, इसमें सिंगल पोजीशंस आ रही हैं, तो मतलब इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एच और जी के बीच कोई नहीं है, तो एफ़ और डी के बीच भी कोई नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के ऊपर एस है, क्वेश्चन मार्क के ऊपर एस है और एस एच के ऊपर भी और जी, तो मतलब ये आंसर हमारा सही होगा। अगर कभी आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चंस को, ऐसी सिचुएशन आपके सामने आई तो जो सिंगल पोजीशन वाली है वो ही हमारा आंसर सही होगा, ये हमारा गलत होगा। अगर यहाँ भी मेरा आंसर गलत आता, कुछ ऊपर नीचे होता, कुछ गलत आता, तो फिर मेरा यही आंसर सही होता। आ रहा है ना आपको समझ में कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है,
ओके, अब देखिए इसमें ये जो हम पज़ल सॉल्व कर रहे हैं इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो देखिए। क्वेश्चन आ सकता है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे नो वन टेक्स द क्लास। वो कौन सा दिन है जब कोई भी क्लास नहीं लेता। ट्यूसडे है, मंडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, नन ऑफ दिस, इस टाइप के वो ऑप्शंस आपको एग्जाम में देते हैं। तो कौन सा डे है? फ्राइडे। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? फ्राइडे। और सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है? हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन टेक्स क्लास ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को क्लास कौन लेता है? एस लेता है, डी लेता है, एफ लेता है या एच लेता है। तो या नन ऑफ दिस, हमारा आंसर क्या रहेगा? डी। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें रहते हैं। अगर आप पजल सॉल्व कर लोगे तो ये हलवा लेवल के क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन का आंसर तो आप दे दोगे। तो ऑप्शनल होते हैं, पजल्स सॉल्व करना मेन है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे मेनली पजल सॉल्व करना सिखा रही हूँ। क्योंकि जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं 4-5 जो क्वेश्चंस वो पूछते हैं वो तो इजी लेवल के होते हैं कि मंडे को किसने अटेंड की क्लास, फ्राइडे को किसने की, एफ और जे के बीच कितने लोगों ने क्लास अटेंड की। ठीक है, अब नेक्स्ट पजल हम अपनी सॉल्व करते हैं। ये रही हमारी नेक्स्ट पजल, ये देखिए 8 persons A, B, C, D, E, F, G and H were born on January, March, April, June, September, October, November and December in the same year but not necessarily in the same order। ठीक है, पहली वाली स्टेटमेंट्स तो क्या रहती हैं? जनरल स्टेटमेंट्स रहती हैं। तो लिख लेते हैं कौन कौन से मंथ्स में दिए हैं। जनवरी दिया है, मार्च, अप्रैल, फिर देखिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, मैं फुल इनकी स्पेलिंग लिखने लग जाऊँगी तो मेरा आधा टाइम तो एग्ज़ाम में ऐसे ही चले जाएगा। तो हमें शॉर्ट में अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना होता है। मैं बार बार इस चीज़ में फोकस कर रही हूँ। नवंबर एंड दिसंबर, इसमें एक मेन चीज़ आती है, जब मंथ के नेम्स आते हैं ना तो इसमें आप पहले का क्या कर लिया कीजिए, जनवरी 31 जाता है, 31, मार्च भी 31, ये लिख लिया कीजिए क्योंकि क्वेश्चंस में देता है इस टाइप का, इसलिए अभी देखना दिया रहेगा 31, 30, इससे क्या हो जाएगा? ईजी रह जाएगा। मैं ऐसे करती हूँ, जैसे मंथ वाले क्वेश्चन हमें दिए तो उसके साथ साथ में 31, 30 ये लिख लेती हूँ। अब देखिए जी वॉज बॉर्न इन वन ऑफ द मंथ बिफोर जून। जी जो है जून के पहले बॉर्न हुआ है। इन 3 मंथ्स में कहीं भी बॉर्न हो सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देयर वर 2 persons बॉर्न बिटवीन जी एंड डी। जी और डी के बीच 2 लोग बॉर्न हुए। तो यहाँ पे लिख लेती हूँ जी और डी के बीच 2 लोग बॉर्न हुए। डी हु वॉज बॉर्न, डी हु वॉज बॉर्न इन द मंथ विच हैज़ 30 days। जो डी है वो किस मंथ में बॉर्न हुआ है जिसमें 30 डेज़ है। यहाँ पे 30 डेज़ देखो किस में है, अप्रैल में, जून में, सितंबर में, नवंबर में। अच्छा, बहुत सारे हैं। ठीक है। F was born just after the month when B was born। F was born just after the month which B was born। ठीक हो गया। B was born and just before of H। just before F किसके? H के। There was one person born between C and D। C और A के बीच one person born है। ओके। E was born जस्ट आफ्टर द मंथ व्हेन ए वॉज बॉर्न। और जो ई है जस्ट आफ्टर है किसके? ए के। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, जी के हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर मैं जी को यहाँ पे रख के चेक करूँ, 2 छोड़कर डी आ सकता है, 30 डेज़ में बिल्कुल आ सकता है। जी को यहाँ पे रख के चेक करूँ, 2 छोड़कर डी आ सकता है, बिल्कुल जी का ये भी बन रहा है पॉसिबिलिटी, ये भी बन रही है। अगर जी को यहाँ पे रखूँ, 2 छोड़कर डी पॉसिबल नहीं है, तो जी के हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। तो यहाँ से चेक करना मैं शुरू करती हूँ। जी को मैंने यहाँ पे रखा, 2 छोड़कर डी यहाँ रखा। वर्बली सॉल्व करते हैं, पता है ना आपको। ठीक है, बी एफ एच, हमारा बी एफ एच एक साथ है तो बी एफ एच यहाँ पर नहीं आ सकता, बी एफ एच यहाँ आ सकता है, बी एफ एच यहाँ आ सकता है। तो हमें चेक करना पड़ेगा। अगर मैं बी को यहाँ पर रखूँ, एफ यहाँ आएगा, एच यहाँ आएगा, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। ठीक है, बी एफ एच अगर हमारा यहाँ पे आ गया, ए और ई साथ हैं, ए और ई यहाँ आएगा, ए को छोड़कर सी नहीं आ सकता। तो अब मैं यहाँ पे रख के देखती हूँ, बी मैंने यहाँ रखा, एफ यहाँ रखा, एच यहाँ रखा, ए और ई एक साथ है, ए के जस्ट नीचे ई आ गया, ए को एक छोड़कर सी है, ए को एक छोड़कर
ए और ई एक साथ होंगे, ए को एक छोड़कर सी पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा जी की पॉसिबिलिटीज़ कैंसिल आउट होगी। एक सेकंड पॉसिबिलिटी ही लगेगी, जो सेकंड है यही हमारा आंसर होगा। जी को दो छोड़कर डी है, बी एफ एच एक साथ है, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, बी एफ एच यहीं एक साथ आ सकता है। ए को एक छोड़कर ई है, ए को एक छोड़कर ई है, और ए को एक छोड़कर सी है। देखा कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। वर्बली सॉल्व करने में हमें कितने कम टाइम पे हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम क्या करते, पहले जी के लिए पूरा लिखते ए बी सी डी, पूरी ए बी सी डी लिखनी पड़ती, फिर सेकंड टाइम लिखते। इससे एग्ज़ाम में कितना ज़्यादा टाइम जाएगा, और एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। इसलिए मैं बार बार इस बात में फ़ोकस कर रही हूँ कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्वेश्चन को ऐसी वर्बली मेरी तरह सॉल्व करना सीख जाएंगे, जो बहुत ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हाँ, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, हम वो ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वॉज बोर्न इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। आंसर दे सकते हैं ना, कौन, बी। हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच कितने पर्सन बॉर्न हुए हैं, 2। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ईजी। क्वेश्चन तो ईजी होते हैं, बट पजल बन गई तो क्वेश्चन तो ईजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन मैं आपको पूरा दिखा लेती हूँ। ये क्वेश्चन है, जो बच्चे खुद से सॉल्व कर रहे होंगे वो खुद से सॉल्व कर लेंगे, इसलिए क्वेश्चन पहले पूरा दिखा देती हूँ, उन बच्चों के लिए ईजी रहेगा। ठीक है, फिर आप अपने आंसर को मेरे आंसर के साथ मैच कर लेना। हाँ, बट जो बिगनर्स हैं वो सीखिए, अभी सीखने पे ध्यान दीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। 10 persons A B C D E F G H and I and G 10 persons हैं, are living in 5-story building, ये 5-story building पे रहते हैं, but not necessarily in the same order. Okay, ground floor is as first floor, just above the floor is as second floor, and so on until the topmost floor is as fifth floor. At least one person, ये important है, at least one person lives on single floor, मतलब हर एक फ्लोर में एक एक बंदा तो रहेगा ही रहेगा, बट नॉट मोर देन 3, एक तो रहना ही चाहिए, मस्ट है, और 3 से ज़्यादा नहीं रह सकती। एक रह सकता है, 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, बट 3 से ज़्यादा नहीं रह सकती। तो ये यहाँ तक हमने स्टेटमेंट पढ़ ली है, ये जनरल स्टेटमेंट होती है। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। 5 फ्लोर्स हैं, बना लेते हैं 5 फ्लोर्स। 5 4 3 2 1, 5 फ्लोर्स हमने बना लिए। आपको मेरा तरीका अच्छा लग रहा है पढ़ाने का? अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में मैं आपके लिए बहुत 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 सारी पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट्स लेके आने वाली हूँ। ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लग रहा है बनाने का तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको, इस चैनल पे आपको बहुत सारी पजल्स मिलेंगी, प्रीलिम्स से लेवल, प्रीलिम्स, कलर के प्रीलिम्स, पीओ प्रीलिम्स एंड मेंस के भी 2 लेवल, कलर एंड पीओ लेवल के। ठीक है, तो प्लीज़, जिससे मुझे क्या मिलेगा, मोटिवेशन ही मिलेगा ऑब्वियसली, और पढ़ाने में तो मुझे वैसे भी मज़ा आता ही है, मेरा पैशन भी है और ये मेरा प्रोफेशन भी है। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। बी लीव्स ओनली विद ई ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। बी लीव्स, ध्यान से पढ़िएगा, अब देखिए, बी लीव्स ओनली विद ई, बी सिर्फ ई के साथ रहता है। जिस फ्लोर में बी रहेगा उसके साथ सिर्फ ई रहेगा और कोई नहीं आ सकता वहाँ पे, कोई तीसरा बंदे की ज़रूरत जगह नहीं है वहाँ पे। ऑन एन ईवन नंबर फ्लोर, ईवन नंबर फ्लोर पे रहते हैं बी एंड ई, ईवन नंबर फ्लोर पे रहते हैं फर्स्ट थिंग, और उस फ्लोर में कोई भी नहीं रहेगा, तो मैं यहाँ पे क्रॉस लगा देती हूँ। ये मेरा तरीका है कि मतलब सिर्फ ये दोनों रहने वाले हैं और कोई नहीं। और कहाँ रहने वाले हैं, ईवन फ्लोर पे, शॉर्ट पे लिखा है देखिए। देयर आर 2 फ्लोर्स, गैप बिटवीन एच एंड ए, एच और ए के बीच 2 फ्लोर का गैप रहेगा, एच और ए के बीच 2 फ्लोर का गैप रहेगा। ए हु डज नॉट लीव एडजेसेंट फ्लोर ऑफ बी, जो ए है बी के ऊपर नीचे नहीं रहेगा, या बी ए के ऊपर नीचे नहीं रहेगा फ्लोर पे। ठीक है, ये बात बोली गई है तो मैंने यहाँ पे बी लिख के क्रॉस कर दिया। डी लीव्स विद ए, जो डी है वो किसके साथ रहता है, डी लीव्स विद ए के साथ रहता है ऑन दी सेम फ्लोर बट नॉट
ऑन एन ऑड फ्लोर पे नहीं रहता, मतलब ये भी इवन पे रहता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्रॉस नहीं लगाया है, क्यों? क्योंकि इसने ये नहीं बोला कि डी सिर्फ ओनली ए के साथ रहता है, इसने बोला डी ए के साथ रहता है, कोई तीसरा बंदा भी रह सकता है वहाँ पे, ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए ठीक है मैंने क्रॉस नहीं लगाया है, ये मेरे लिखने का तरीका है। आप भी इस तरीके को फॉलो करेंगे तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। हाँ, हो सकता है आपका कुछ अपना अलग अंडरस्टैंडिंग हो, अलग तरीके से आप लिखते हो, तो वो भी सही है, बट ठीक है चलो। बोथ सी एंड एफ लीव ऑन दी सेम फ्लोर। अच्छा, सी और एफ भी सेम फ्लोर पे रहते हैं, ठीक हो गया। आई डज नॉट लीव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, इवन में नहीं रहेगा तो भाई कहाँ पे रहेगा? ऑड में ही रहेगा, ठीक है। मोर देन 2 फ्लोर्स गैप बिटवीन आई एंड सी, आई के और सी के बीच मोर देन 2 फ्लोर का गैप है। मोर देन 2 मतलब 2 तो नहीं होगा, 2 से ज़्यादा होगा, 3 फ्लोर का गैप हो सकता है। और यहाँ पे देखिए मैक्सिमम 3 फ्लोर्स का ही गैप हो सकता है, क्योंकि आई ऊपर आएगा तो सी नीचे आएगा, और आई नीचे आएगा तो सी ऊपर आएगा, मैक्सिमम 3 फ्लोर्स। तो मुझे ये तो पता चल गया कि आई सी में से एक यहाँ आएगा और आई स्लैश सी में से एक यहाँ पे आएगा। एच लीव्स वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो एफ, जो एच है वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो रहेगा, किससे? एफ से, कहीं भी रहेगा बट बिलो रहेगा, ठीक है। जे लीव्स जस्ट अबव द फ्लोर ऑफ जी, जो जे है जस्ट अबव रहता है किसके? जी के। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, तो हमें पता है, देखो आई और सी यहाँ कहीं आएंगे। एक और चीज़ हमें यहाँ से पता चल सकती है, वो ये है, देखिए सी और एफ साथ रहते हैं, सी और एफ साथ रहते हैं, एफ जो है एच के ऊपर रहता है। अगर मैं सी और एफ को यहाँ पे रख दूँ तो एफ के नीचे एच तो आ ही नहीं सकता ना, तो हमारा सी डेफिनेटली यहीं पे आ रहा है। तो सी के साथ कौन आता है? एफ रहता है, ये कैंसिल, इसको हमने लिख दिया। अब देखिए, हाँ अब क्या पॉसिबिलिटी, अब क्या 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही है हमारी, बी ई डी ए, ठीक है। अगर मैं बी ई को यहाँ पे रख दूँ, बी को यहाँ पे रख के चेक करना पड़ेगा, अगर सही हुआ तो ठीक है, फिर अदरवाइज़ फिर सेकंड टाइम बी और ई को मैं यहाँ पे रख के चेक करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इसलिए आप क्या कर लीजिए, लिख ही लीजिए इसे। बी और ई मैंने यहाँ पे रख के चेक कर लिया, बी और ई मैंने यहाँ पे रख दिया, तो एच और ए कहाँ आएगा? डी और ए, सॉरी डी और ए भी वन पे, तो डी और ए यहीं पे आएगा, ठीक है। अब क्या बचा हमारा, यहाँ पे कोई नहीं आएगा, बी और ई के साथ कोई नहीं है ना, तो मैं यहाँ किसी को नहीं बिठाऊंगी, मैंने क्रॉस कर दिया। ये भी हमारा हो गया। बी ई, एच और ए के बीच 2 लोग हैं, ए 2 छोड़कर एच, मतलब एच यहीं आने वाला है, ठीक है। जी के जस्ट ऊपर जे है, जी के जस्ट ऊपर जी यहाँ पे रख सकती हूँ क्या मैं? बिल्कुल नहीं रख सकती। जी के जस्ट ऊपर जी यहाँ पे रख सकती हूँ? यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता कोई। जी के जस्ट ऊपर जी यहाँ पे रख सकती हूँ? बिल्कुल रख सकती हूँ, यहाँ पे तो मैं रख ही सकती हूँ, यहाँ पे क्यों नहीं रख सकती? जी के जस्ट ऊपर जे मैं यहाँ क्यों नहीं रख सकती बताइए? अगर मैंने जी के जस्ट ऊपर जे यहाँ पे रख दिया तो यहाँ पे तो फिर कोई भी पर्सन नहीं आ रहा है, और हमें ऊपर क्या दिया था क्वेश्चन में कि हर एक फ्लोर में कोई ना कोई तो रहता ही है, तो जी यहाँ पे आएगा, जी हमारा यहाँ पे आएगा। कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हमें दिए थे क्वेश्चन में, 10 लोग सॉल्व हो गए, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर बी ई मेरा यहाँ पे रखने पे सॉल्व नहीं होता तो फिर मैं सेकंड टाइम कहाँ पे चेक करती? बी ई को, बी ई को यहाँ पे चेक करती और डी ए को यहाँ पे चेक करती, ठीक है। आया समझ में? इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सनस आर लिविंग ऑन द सेम फ्लोर, कौन सेम फ्लोर पे रहता है? क्या एफ जी सेम फ्लोर पे रहता है? फर्स्ट ऑप्शन हमें दे देंगे, सपोज कि एफ जी, सो एफ जी, बी आई, ए एच, जी ई, जे ए, ये 5 ऑप्शन दे देंगे। बताओ कौन रहता है सेम फ्लोर पे? एफ जी रहता है? नहीं। बी आई रहता है क्या? नहीं। ए एच? नो। जी ई? नो। जे ए? येस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जे ई। और क्या पूछ सकता है? हाउ मैनी फ्लोर्स आर बिटवीन ई एंड सी, ई और सी के बीच कितने फ्लोर हैं बताइए? ई और सी के बीच 2 फ्लोर्स, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4 5 या नन ऑफ दीज, ठीक है। ओके, इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज हमने 4 पजल सॉल्व किए हैं।
फिर कल मैं आपके लिए 4 पज़ल लेके आऊँगी, ठीक है ना। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मेरी वीडियो की मिलती रहे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।